अब ये इब्राहिम ट्रॉरे ये कहता है कि मेरी फैमिली मुझसे ये कहती है, वो मुझसे इल्तिजा करती है कि मैं रिज़ाइन दे दूं, मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि उनको ये डर है, उनको ये खौफ है कि शायद थॉमस सनकारा की तरह भी मुझे भी जान से मार दिया जाएगा या फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर दी जाएगी। लेकिन आगे से वो कहता है कि मैंने उनको मना कर दिया और मैंने कहा कि अगर मुझे मौत भी नसीब हुई तो ये बुर्किना फासो के जो ईमानदार और मुहिब्बे वतन लोग हैं ये उनके लिए होगी और मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र होगा। वेस्ट ने हमारे रिसोर्सेज जो है उनको लूटा, हमारे टैलेंट को उन्होंने निचोड़ा, हमारे ही रिसोर्सेज से उन्होंने पैसा कमाया और हमें ही उन्होंने गुलाम बना लिया। ये कहना है इब्राहिम ट्रॉरे का। और इस वक्त ये बहुत सारी सुर्खियों में, आप न्यूज़ में देखें तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं। और आगे इन्होंने कहा कि हमारी इंडिपेंडेंस और जो रिसोर्सेज है ये सब चीज़ों के ऊपर उनका कब्जा है, लेकिन मैं एक ऐसी नेशन के लिए लड़ना हूँ जहाँ हमारे रिसोर्सेज और हमारे लोगों के जो वेलफेयर है वो उनके लिए इस्तेमाल होंगे, वो रिसोर्सेज, ना कि उसके अंदर जो फॉरेन पावर्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट लें हमारे रिसोर्सेज के अंदर। ये मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है और इसके लिए मैं हर कुर्बानी और हर हद तक जाने के लिए भी तैयार हूँ। ये जज्बाती और जुर्रातमंद जो अल्फाज हैं ये बुर्किना फासो के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है कैप्टन इब्राहिम ट्रॉरे के हैं, जिसकी कहानियाँ सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत ज़्यादा आप सुन भी रहे होंगे और बहुत तेजी से आगे फैलाई जा रही हैं। जो सिर्फ 37 साल की उम्र में अफ्रीका का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और एक विजनरी और एक डायनामिक लीडर जो है उसके तौर पे ये सामने आया और उभर रहा है। सितंबर 2022 में एक मिलिट्री बगावत होती है और उसके जरिए इक़्तिदार में आने वाले इब्राहिम जो ये ट्रॉरे हैं सिर्फ दुनिया के सबसे यंग हेड ऑफ द स्टेट नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ये बन चुके हैं अब जिन्होंने नेशनल अपनी जो कौम है अपने वतन के लिए और इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए उन्होंने आवाज भी उठाई और एक बड़ा अजीम विजन जो है उन्होंने पेश भी किया लोगों के सामने। और उनकी जो लीडरशिप है उसने सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए एक नए रेवोल्यूशन का एक पैगाम दिया है। और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके जो डिसीजन है इस बंदे के और अवाम से जो एक डीप कनेक्शन इन्होंने बना लिया है, उन्हें अफ्रीकन यूथ के लिए एक बड़ा रोल मॉडल भी कहा जा रहा है। और वेस्टर्न जो एक्सप्लॉयटेशन हमेशा से रही है अफ्रीका के अंदर, ये उसके खिलाफ बड़ी आवाज उठाने में कामयाब भी हुए हैं। और ट्रॉरे की जितनी भी स्पीचेज हैं हर डिसीजन और हर कदम पे एक ही नेशन बिल्डिंग की तरफ उनका इशारा जाता है और वो सिर्फ अपने यानी जो लोग हैं उनसे मुखातिब होते हैं और अपने ही लोगों की तकदीर खुद लिखने की वो बात करते हैं और उनको अफ्रीका का सबसे पावरफुल लीडर कहकर पुकारा जाता है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर इब्राहिम ट्रॉरे जो है उनकी प्रोग्रेस इसी रफ्तार से अगर वो चलती रही ना तो वो सिर्फ अफ्रीका या मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के वो सबसे फेमस और पावरफुल लीडर बन सकते हैं। इनका नाम उनमें शामिल हो सकता है। उनसे डील करना या उन्हें रोकना वेस्ट के लिए मुश्किल होता जा रहा है और बहुत सारे केसेस में उनको मरवाने की भी कोशिश की गई, बल्कि कुछ ऐसी खबरें भी फैला दी गई कुछ पिछले दिनों में कि शायद उनको जान से मार दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने इन खबरों की तस्दीक भी की। इब्राहिम ट्रॉरे की स्टोरी जो है एक सिर्फ शख्सी स्ट्रगल की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी कौम की कहानी है जो सेंचुरीज से कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन है ना और जो पॉवर्टी और जो फॉरेन एक डोमिनेशन होती है वो उससे निजात चाह रही है और वो अब अपने हक के लिए खड़े हो चुके हैं। और उनकी लीडरशिप ने बुर्किना फासो के लोगों को ये यकीन दिला दिया कि उनकी ज़मीन और उनके रिसोर्सेज और उनका जो फ्यूचर है वो उन्हीं के हाथ में है, ना कि दूसरों के हाथ। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 24 मिलियन के करीब है। अब ये जो इलाका है ना ये लैंड ऑफ ऑनेस्ट पीपल के नाम से भी ये मशहूर है और इसकी जो तारीख है वो एंशिएंट किंग्स से लेकर फ्रेंच कॉलोनियल एरा तक फैली हुई है। और 1896 से लेकर 1960 तक फ्रेंच ने इस मुल्क को अपनी कॉलोनी बनाए रखा और आज़ादी के बाद भी जो फ्रेंच हैं उन्होंने एक्स कॉलोनीज पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल कायम रखा। और यहाँ पे फ्रेंच की करेंसी भी चलती थी जो जिसको 14 अफ्रीकन कंट्रीज यूज करती थी। फ्रेंच की जो इकोनॉमिक जो डोमिनेंस थी वो एक सिंबल बन गया था इनके लिए और इस करेंसी का जो रेट है वो फ्रेंच का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता था। और अफ्रीकन कंट्रीज को अपना 50% जो फॉरेन रिजर्व है वो भी फ्रेंच में रखना पड़ता था। इसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि ये जो कॉलोनियल डेट था फ्रेंच ने इन कंट्रीज से पैसा भी वसूल किया जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में एक बहुत बड़ा एक बैरियर था। और बुर्किना फासो जैसे मुल्क का जो नेचुरल रिसोर्स है, खास करके अगर आप इसके गोल्ड की बात करें जो उनकी एक्सपोर्ट्स का टोटल 80% बनता है, उसको भी इन्होंने एक्सप्लॉयट हमेशा से किए रखा। और फ्रेंच और जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने 90% प्रॉफिट भी इसका अपने पास रखा। और बुर्किना फासो का जो गोल्ड है अफ्रीका के सबसे बड़े रिजर्व्स में शुमार होता है। लेकिन इस दौलत का फ़ायदा
फ़ायदा लोकल पॉपुलेशन को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। गोल्ड एक्सट्रैक्ट जो है वो बुर्किना फासो से होता था, लेकिन उसकी जो रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग थी वो फ्रेंच और दूसरे यूरोप में होती थी और लोकल इकोनॉमी को कोई ख़ास इससे फ़ायदा भी नहीं होता था। नतीजे में आवाम को इन्वायरमेंटल डैमेज और पोल्यूटेड वाटर और हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, जबकि क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो उन तक पहुँच ही नहीं सकती। और फ्रांस ने इनकी ना सिर्फ गोल्ड इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल किए रखा, बल्कि मिलिट्री बेसिस और डिफेंस एग्रीमेंट्स के ज़रिए भी उन्होंने बुर्किना फासो की जो अपनी जो नेशन थी उनको उनकी स्ट्रगल को लिमिट कर दिया था। अब आज़ादी के बावजूद ये कंट्रीज़ कभी भी अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो सके। पॉवर्टी, हंगर और हाई क्राइम रेट, करप्शन और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो इनका नसीब बन गया। अब होता ये कि इन कंट्रीज़ के पास सब कुछ होने के बावजूद ये सब कुछ उनका अपना नहीं था। ये एक ऑब्वियसली एक इनजस्टिस था और ये कब तक आखिर बर्दाश्त होता। इसी सिलसिले में उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता और आखिरकार जो रिबिलियंस हैं या जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। 2010 से स्टार्ट होने वाली जो बगावत है वो इस मुल्क में जब हुई, जिसकी वजह से ये मुल्क और ज़्यादा अनस्टेबल हुआ और हज़ारों लोग भी उसमें मारे गए और 2 मिलियन से ज़्यादा लोग कहा जाता है कि डिस्प्लेस हो गए थे। और 2015 में इलेक्शंस के जरिए रॉक कबोर प्रेसिडेंट बने इसके, जिन्होंने फ्रांस का सपोर्ट हासिल किया, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ जाने की बजाय और बुरे होते। और 2022 में मिलिट्री ने मुल्क के जो ख़राब सूरत हाल थी उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया और फिर ये एक और बगावत की तरफ चले गए और जनरल पॉल हेनरी जो डिमिमा था वो पावर में आ गए। और उस वक्त ट्रॉरे ने इनिशियली उनका साथ दिया और वो भी किसी सेक्टर के हेड बन गए। लेकिन जो डमीबा था उन्होंने अपने प्रोमिसेस जो थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया, ना आर्मी के लिए उन्होंने कुछ किया, बल्कि आर्मी को मॉडर्न वेपन्स भी नहीं मिली और सैलरीज भी जो थी वो उनको मिलने की बजाय उनसे भी वो महरूम हो गए। और ये सब देखे जो इब्राहिम ट्रॉरे था उन्होंने अपने जूनियर ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक रेवोल्यूशन का प्लान बनाया उन्होंने। और 30 सितंबर 2022 को एक डेडली जो अटैक है, एक डेडली जिहादिस्ट अटैक के बाद ट्रॉरे ने दूसरी जो बगावत थी उसको लॉन्च किया और अक्टूबर 2022 को दमीबा ने रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद ट्रॉरे को 6 अक्टूबर 2022 को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब इब्राहिम जो ट्रॉरे का जो अरूज था वो बड़ा एक हिस्टोरिक शिफ्ट कहा जा रहा था, क्योंकि 14 मार्च 1988 को पैदा होने वाले जो इब्राहिम ट्रॉरे हैं ये एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक था और वो जियोलॉजी के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने सिविल करियर छोड़ने का फैसला किया और 2010 में आर्मी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने। और जॉर्ज मिलिट्री अकेडमी से उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को वहाँ पर दिखाया और एक विजनरी लीडर बनकर वो बाहर आए, सामने आ गए सबके। अब पावर में आने के बाद ट्रॉरे ने इकोनॉमी, गवर्नेंस और सिक्योरिटी रिफॉर्म्स का जो सिलसिला है वो शुरू किया और नवंबर 2023 में उनकी गवर्नमेंट ने पहली गोल्ड रिफाइनरी बनाने की मंजूरी दे दी और 150 टन जो गोल्ड है वो एनुअल जिससे प्रोसेस होगा। इस रिफाइनरी से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 जो इनडायरेक्ट जॉब्स हैं वो भी मिलेंगी। यहाँ तक इतना ही नहीं, बल्कि IMF का $32 मिलियन का जो लोन है उन्होंने अगस्त 2024 में रिजेक्ट कर दिया और ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि अफ्रीका जो नेशन है उनके पास सब कुछ है जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए और काफ़ी है। और फरवरी 2023 में उन्होंने फ्रांस ट्रूप्स को निकाल दिया वहाँ से और जितने मिलिट्री एग्रीमेंट्स थे उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिए। और 2023 के रशिया अफ्रीका समिट में उन्होंने ओपनली जो वेस्टर्न जितने भी ये इंटरेस्ट थे उनको उन्होंने ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया बल्कि रशिया से उन्होंने जो मिलिट्री ट्रेनिंग है और सपोर्ट की एग्रीमेंट भी की और रशिया और चाइना और तुर्की के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक एक अलायंस जो है वो भी बना लिया और रशिया से ड्रोन्स और ट्रेनिंग और चाइना से आर्म्ड व्हीकल्स ली और तुर्की से उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा ड्रोन्स भी ले लिए और एनर्जी सेक्टर में चाइना के साथ मिलकर 25 मेगावाट सोलर प्लांट बनाए जा रहे हैं वहाँ पे इस वक्त। और लॉन्ग टर्म में रशिया के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी वहाँ पे शुरू हो गई। अब सवाल ये कि अगर ये कामयाब होता है तो बुर्किना फासो जो है वो अफ्रीका का दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क बन जाए और एग्रीकल्चर के अंदर भी जो ट्रॉरे है वो एक रेवोल्यूशन लेके आया। यानी वहाँ पे कॉटन प्रोसेसिंग जो सेंटर्स हैं, टमाटो के जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, फ्री ट्रैक्टर्स जो हैं वहाँ पे दिए जा रहे हैं और सब्सिडाइज सीड्स और फर्टिलाइज़र जो फूड है उसकी सिक्योरिटी में भी 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है। और चाइना से ट्रैक्टर और इक्विपमेंट जो है वो इम्पोर्ट करके फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वहाँ पे। और जनवरी 2025 में रशिया ने 25,000 टन वीट सप्लाई भी इनको किया। ट्रॉरे ने अपनी जो प्रेसिडेंशियल सैलरी है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया और अपनी आर्मी कैप्टन की जो सैलरी है उसी के ऊपर उन्होंने गुजारा करने का फैसला भी किया। और गवर्नमेंट जो सैलरीज हैं वो 20% कम कर दी गई हैं और पैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है, जैसे स्कूल्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज या मोबाइल जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं उनके ऊपर। और अप्रैल 2025 में एक और अटेम्प्ट होती है बगावत की
लेकिन उसको मिलिट्री और इंटेलिजेंस के साथ मिलकर फेल कर दिया जाता है और इसके बाद इनको सितंबर 2023 और जून 2024 में भी बहुत सारे इंटरनल थ्रेट्स भी इनको मिले, लेकिन ट्रॉरे ने उनको भी डील कर लिया। अब ये जो इब्राहिम ट्रॉरे है ना, इसकी लीडरशिप एक ऐसी कौम के लिए उम्मीद का एक निशान है जो सदियों से जुल्म का शिकार थी, लेकिन उनका जो विजन था और उनकी जो करेज थी और उनकी जो कमिटमेंट थी वो सिर्फ बुर्किना फासो नहीं बल्कि अफ्रीका का फ्यूचर जो है वो चेंज करने जा रहा है और ये दुनिया देखेगी। अब इस तरह के जो लीडर्स होते हैं ना, ये एक तो पैदा बहुत कम होते हैं। अब बुर्किना फासो की ये जो कहानी है और जो इब्राहिम ट्रॉरे की जो कमिटमेंट है, ये हमें बताती है कि किसी भी मुल्क के लिए एक अच्छा लीडर या एक अच्छी लीडरशिप जो है वो कितनी ज़रूरी होती है और किस तरह से सिर्फ एक शख्स जो है वो आप देखें कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि उसने किस हद तक जाके अमेरिका को धमकी दी और उन्होंने न जाने किन किन के साथ नए स्ट्रेटेजिक जो अलाइंस हैं वो कर लिए। और आने वाले टाइम में अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनका सबसे पावरफुल ये लीडर हो सकता है अगर इसकी जान को कोई ख़तरा ना हो या अगर इसको मरवा ना दिया जाए। और पास्ट में भी ऐसे होता रहा है, लेकिन देखना ये कि आने वाले टाइम में क्या इब्राहिम ट्रॉरे जो है वो इसी तरह से अपने पैर जमाए रखते हैं और क्या वो कामयाब होते हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि जिस पेस के साथ वो चल रहे हैं और जिन कंट्रीज़ के साथ उन्होंने स्ट्रेटजिक अलायंस किया है वो इस वक्त ताकतवर तरीन मुल्क जो है वो कहलाए जा रहे हैं, जिनको बाकी जो मुल्क हैं अमेरिका जैसे मुल्क को भी उनसे थ्रेट है। और मज़े की बात इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई या ये जो मैंने आपके सामने फैक्ट शेयर किए हैं, ये कोई किताब में पढ़े गए या ख्याली या फिक्शन नहीं है, ये बल्कि ये एक सच्ची कहानी है और ये हो रहा है असल ज़िंदगी में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।